भारतीय थाली पर महंगाई का बोझ। भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ पैक्ड और लेबल वाला आटा, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर, गेहूं और अन्य अनाज, साथ ही मुरमुरे तक पर 5% जीएसटी लागू किया गया है। यानी अब ये चीज़ें महंगी मिलेंगी। सिलेंडर हाल ही में 1100 रुपये तक महंगा हो गया है। देश में हीट वेव के चलते मौसम की मार पड़ी और इससे गेहूं की फसल उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कम हुई है। कई राज्यों में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बांटे जाने वाले गेहूं का आवंटन भी कम कर दिया है, घटा दिया है। भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में आने वाले वक्त में चावल के उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। मूडीज ने मंगलवार को अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में आने वाले वक्त में खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता देखी जा सकती है, यानी कीमतों में बदलाव आएंगे, कीमतें और महंगी हो सकती हैं। दालें और खाद्य तेल और भी महंगे हो सकते हैं। ये सभी जानकारियां चीख चीख कर क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि भारतीय थाली से खाना सरकता जा रहा है, या कहें कि कम होता जा रहा है। प्रबल बेरोजगारी तो है ही। नमस्कार, गुड इवनिंग। जस्ट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट टॉक में आज हम समझने जा रहे हैं भारतीय थाली का हाल। क्या देश के भीतर और देश के बाहर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कंट्रोल से बाहर होती जा रही है? क्यों अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 80 को पार कर चुका है? देश में सरकार खाद्य महंगाई को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या ऐसा है कि केंद्र सरकार, खासकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ से देश की अर्थव्यवस्था फिसलती जा रही है? मूडीज के इन्वेस्टर सर्विस ने भारत को चेताया है कि आने वाले दिनों में खाद्य और ईंधन की कीमतों में और अस्थिरता आएगी। स्टेट टॉक में हम आज सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार जीएसटी को खाने पीने की चीज़ों से हटा सकती थी? विपक्षी दलों का दावा है कि ऐसा केंद्र सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार की नीतियां सही नहीं हैं, इसीलिए आम जनता को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। चलिए, स्टेट टॉक में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र की जीएसटी नीतियां असफल हो चुकी हैं? क्या भारतीय थाली से पोषण पर समझौता कर रहा है केंद्र? क्या भारतीय थाली से पोषण पर समझौता कर रहा है केंद्र? दूध, दही, आटे पर जीएसटी का फैसला कितना सही है? और क्या सरकार ने जैसा दावा किया है कि टैक्स चोरी रोक कर ही महंगाई से निजात मिल सकती है, यानी अगर अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना है तो टैक्स चोरी रोक कर ही कंट्रोल किया जा सकता है? आज स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीएम के वरिष्ठ नेता टिकेंद्र पवर। हम हमारे दर्शकों से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आप भी इस विषय पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कृपया स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमसे संपर्क करें। आपकी राय, आपकी बात, आपके सवाल ही इस मुद्दे पर हमारी चर्चा को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें फ़ोन मिलाने में संकोच कतई ना करें। हम स्टेट टॉक के ज़रिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही साथ जनता से भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये जनता जो महंगाई पर काफ़ी गुस्से में दिखती थी यूपीए सरकार के वक्त, लेकिन अब एनडीए सरकार के वक्त वो क्यों नज़र नहीं आती है सड़कों पर? क्यों खामोश है जनता? क्यों अपने आप को उसने इस कंडीशन में ला दिया है कि महंगाई पर दबी ज़ुबान में बात होती है, ना कि खुलकर इसका विरोध किया जाता है? क्यों जनता को लगता है कि पैक्ड फूड पर जो टैक्स लगा है वो देने में कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगारी के बावजूद? नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर भी कोई खास जो है पहल या फिर एक बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही साथ महंगाई जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है,
जून में भी हमने देखा कि जो महंगाई दर है उसने सभी सीमाएं पार कर ली। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी राहत आई कि वो नीचे घिसका, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और अब क्यों नहीं फर्क पड़ा है? क्योंकि और जीएसटी जब से लग गई है इन खाद्य पदार्थ की चीज़ों पर, तब से ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सिलेंडर पहले ही 1100 रुपये तक पहुंच चुका है। अलग अलग राज्यों में अपने स्टेट टैक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शहरों में सिलेंडर की कीमत 1050 रुपये से 1100 रुपये तक पहुंच गई है। भारतीय रसोई में जो खाना है वो पोषण से कौन समझौता कर रहा है? गेहूं, क्योंकि मौसम की मार पड़ी है, कहा गया कि पूरे देश में हीट वेव काफ़ी चली है और इसी वजह से, मौसम की मार की वजह से समय से पहले ही गेहूं की फसल जो है वो पक गई और जो गेहूं के दाने हैं वो सही से नहीं खिल पाए और इसीलिए जो ज़्यादातर मंडियों में गेहूं की खरीद की गई उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो भी काफ़ी ख़राब आई है। जो खाद्य भंडार है देश का, उसमें भी हमने देखा है कि जो गेहूं पहुंचा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कई राज्यों में जहां पर केंद्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो अनाज मिलता है, वहां पर भी जो गेहूं का आवंटन है सरकार ने कम कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम दर्शकों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप सवाल पूछिए कि भारतीय थाली से पोषण क्यों सरकता जा रहा है, क्यों महंगाई भारतीय थाली पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे स्टेट टॉक में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकिंदर पवर, सीपीएम के नेता हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, स्टेट टॉक में फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। भारतीय थाली पर महंगाई का बोझ, चर्चा का आज का विषय है। हमारे साथ है सीपीआईएम के नेता टिकिंदर पवर। बहुत बहुत स्वागत है टिकिंदर जी हमारे शो के दौरान। थैंक यू। ऐसा लग रहा है जो भी देश के भीतर स्थिति बनी हुई है, सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है, फूड आइटम्स पर जीएसटी लग चुका है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई भी दी है और लंबी चौड़ी सफाई दी है ट्विटर पर। सबसे पहले तो रिएक्शन विपक्ष की तरफ से क्या रहेगा ये आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अपनी सफाई में ये भी कहा है कि नॉन बीजेपी गवर्न जो स्टेट हैं उनकी भी रजामंदी थी कि ये 5% जो जीएसटी है वो फूड आइटम्स पर भी लगाई जाए। क्या कहेंगे? देखिए भैया जी, हम तो डे वन से अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है और लेफ्ट पार्टीज है वो इस जीएसटी के ही खिलाफ है, चाहे वो अभी लाया हो या पहले की जब बात हो। क्योंकि इस देश के अंदर ये जो वन नेशन वन टैक्स की बात है ये अपने आप में एक मतलब धोखा है। क्योंकि एक देश तो ठीक है, लेकिन यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, और क्योंकि एक छोटी सरकार चलाने का मुझे भी मौका है, आपने पूरा क्रिपल कर दिया है राज्य की सरकारों को, जो मतलब बेसिकली ये फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा अटैक भी है। मान लीजिए कुछ स्टेट्स में उसकी कैपेसिटी है किसी टैक्स को ज्यादा करने की, तो वो आपने उसकी कैपेसिटी ले ली है, और जहां पर जरूरत है कि वो कम करे वो भी आपने सेंटर में उस बात को ले लिया है। और अब सबसे बड़ी बात ये हुई है, और यही हमारा डर और शक डे वन से था कि इसमें अगर आप देखेंगे भी कि जीएसटी का बड़ा पैसा कहां जा रहा है, और वो पैसा ज्यादा केंद्र इकट्ठा कर रहा है, राज्य सरकारों को उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन तीसरी बात है, ऐसी आइटम्स, हम सोशल वेलफेयर स्टेट की जो बात करते हैं, जैसा आपने ही कहा कि जो खाने की थाली है, मतलब जो आइटम्स पहले बिल्कुल बाहर रखी गई थी अब उस पर भी टैक्स नहीं लेने की बात हो रही है। और उसके साथ साथ मतलब खाने की थाली आपने शमशान घाट क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शमशान घाट पे भी टैक्स है। मतलब अब टाटा बाय बाय करने का भी टाइम जो होगा, मतलब वो ना द फाइनल किस, अब फाइनल किस पे भी पैसा देना पड़ेगा। ये है आज जो हालत हुई है। और ये क्यों हो रही है? अगर आप थोड़ा बीजेपी का खासकर जो सेकंड टर्म है वो देखेंगे, हम डे वन से ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही प्रो कॉर्पोरेट पार्टी है। ये मतलब आम बनिया की भी पार्टी नहीं है। नहीं तो हम पुराने जमाने में ये था कि बनिया की पार्टी जो है वो बीजेपी, पहले जनसंघ होता था, अभी बीजेपी। ये आम बनिया की पार्टी नहीं, बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट की पार्टी है। और इसलिए वो सेक्शन जहां से लोगों को कुछ राहत मिलती थी, उससे भी वो पैसा एकत्रित करके बड़े कॉर्पोरेट की जेब में डालना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे मतलब पूरे दुनिया के अंदर टैक्स कंसेशन दी गई पैंडेमिक के दौरान। जब ये पूरा कोविड पैंडेमिक हुआ, हमारे यहां पर दनादन पैसा कमाया जा रहा था आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर।
जो मतलब 60-70 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए था, आप देख रहे हैं वो आपके 100 रुपया 110 रुपया भी बीच में टच किया गया। तो ये दरअसल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है गवर्नेंस की, कि किसकी जेब से पैसा निकालना है और किसकी जेब में डालना है, वो बहुत ही क्लियरली दिखाता है। आई मीन दे हैव बीन नेकेडली प्रोफ्यूजली एक्सपोज्ड। मैं ये कहूंगा कि ये जो बात कहते थे कि हमारा चेहरा चरित्र चाल चिंतन सब अलग है और हम लोग लोगों के साथ हैं, हम लोग मतलब आम जन के साथ हैं, सबका विकास सबका मतलब साथ की बात है। अभी साफ नजर आ रहा है कि किसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, किसके जेब में पैसा डाला जा रहा है। और बेशर्मी की इतनी हद है कि ऐसे हालात में जब आपका मतलब 80-85% जो वर्किंग फोर्स है वो 10 से 12 हजार रुपया कमाती है, उस जमाने में आप मतलब 9-9 हजार करोड़ रुपए के अपने लिए एयरक्राफ्ट खरीदते हो, बाहर से गाड़ियां लेते हो और फिर अपना एक आलीशान महल बना रहे हो सेंट्रल विस्टा के नाम से। तो जहां स्पेंडिंग पब्लिक स्पेंडिंग होनी चाहिए थी नेहा, वो पब्लिक स्पेंडिंग ना होकर अभी मतलब उससे ज्यादा स्टार्कली कहीं नहीं दिख सकता है जिस तरह से अभी ये सामने नजर आ रहा है। विपक्ष को जो चिंताएं हैं उस पर एक सवाल सीतारमण ने ये भी उठाया है कि राज्य सरकारें पहले भी इन आइटम्स पर जिन पर बहस हो रही है कि नहीं लगाया जाना चाहिए टैक्स वसूलती थी, वैट के रूप में ये टैक्स वसूला जाता था। पंजाब का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उत्तर प्रदेश का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और भी कई जो उस लिस्ट में स्टेट है उनका एग्जाम्पल दिया है। किस तरह से वैट लगाकर यही काम हुआ करता था, लेकिन तब सरकारें इसको चुपचाप अपनी जेब में डाल लेती थी। वही मैं कह रहा हूं ना, कुछ जगह की कैपेसिटी थी, मैंने इसलिए बोला कि जीएसटी की इनहेरेंट जो डायनेमिक्स है वही डेंजरस है। कुछ की कैपेसिटी है वो लगाए, लेकिन कुछ की क्षमता ही नहीं है, आप उस पर क्यों थोप रहे हो? ये अब तो ये पूरी जगह पर थोपा जा रहा है और पूरी जगह पर थोपने का मतलब ये है कि आप तो मतलब जो राज्य नहीं भी लगाना चाहते थे अब उनको भी ये लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो क्षमता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग क्षमता है अलग अलग आइटम्स को लेकर, लेकिन आपने वो पूरा यूनिवर्सलाइज कर दिया है और इसीलिए कंसेंसस ये बना था कि भाई आप ये कुछ बुनियादी चीजों को बाहर रखोगे, लेकिन आपने ये सारी की सारी चीजें अब दोबारा से इसमें ले ली है। और मैं तो शमशान घाट की आपको बात कही है, खाने की थाली है और आपका मतलब इवन दैट गुड बाय किस जिसको हम बोलते हैं, अब वो भी टैक्स में है। जी, मूडीज ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, कल ताज़ा रिपोर्ट आई है कि आने वाले वक्त में जो ये कीमतें हैं, चाहे वो ईंधन की कीमत हो चाहे वो एग्रीकल्चर आइटम्स की कीमतें हैं, इनमें भी जो है ये काफ़ी बदलाव आएगा, अस्थिरता रहेगी। तो ये क्या जो विदेशी जो स्थिति बनी हुई है, जो विदेशी समस्याएं बनी हुई है, उनका असर ही है या फिर केंद्र सरकार की नीतियां 2014 के बाद से ही ऐसी रही हैं कि उसका असर इतना ज्यादा हो रहा है कि भारत झेल नहीं पा रहा? देखिए, दोनों ही बातें हैं कि आपका बाहर से मतलब जो आपका एक्सटर्नल इम्पैक्ट है वो तो है ही है, लेकिन आपको इंटरनल में, इसलिए तो बफर जोन हम बोलते हैं ना कि कुछ बफर देने की जरूरत होती है। शर्मनाक बात यह है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनको मतलब गाली देने के लिए, लेकिन ये जब सपोर्ट करना चाहिए था लोगों को, जब हालत ऐसी है, उस जमाने में इन्होंने और पैसा कमाया लोगों से। आप सिर्फ एक देख लीजिए, एक जो फिगर है कि आप जो इन्होंने सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टैक्सेशन करके, आप जैसे सिलेंडर की बात कर रहे हो या दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्सों की बात कर रहे हो, ये करीब 4 लाख करोड़ रुपया ज्यादा पैसा लिया है लोगों की जेब से पिछले कुछ सालों में। तो कहां तो रिलीफ देना चाहिए था, कहां, और ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसको हम कहते हैं। तो बड़े कॉर्पोरेट्स को आप ये देखो, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बड़े कॉर्पोरेट्स को टैक्स कंसेशन दी गई है देश के अंदर, और उनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी घटाया गया है, और उनकी जो वेल्थ है, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, प्यू रिसर्च ने जो रिपोर्ट दी है कि वो मैसिव उनकी ग्रोथ हुई है। तो उन पे तो आप टैक्स कर नहीं रहे हो, और आप टैक्स किस पे कर रहे हो? इनडायरेक्ट फॉर्म में आप टैक्सेशन ज्यादा बढ़ा रहे हो आम जन पर, उससे आप अपना पूरा कॉफर्स भर रहे हो, और उससे आप अपनी मतलब जो विकासात्मक गतिविधि की जो बात है वो उसको आप
कर रहे हो। तो ये दरअसल अनसस्टेनेबल मॉडल है, ये टिकने वाले मॉडल नहीं है, ये लोगों को और गरीब करने वाले मॉडल हैं, सिविल अनरेस्ट पैदा करने वाले मॉडल है, और इससे और ज्यादा लोगों में जो हताशा है वो ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन टिकेंदर, जो निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट की बात करूंगी, उन्होंने केरल का भी नाम लिया है कि केरल की भी सहमति थी कि जीएसटी इन वस्तुओं पर लगाई जाए। क्या रिएक्शन रहेगा? मुझे लगता है कि केरल की सहमति से केरल की गवर्नमेंट को ज्यादा जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लगती है, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि केरल भी अलग स्पेसिफिक है ना। मतलब केरल अगर अपने राज्य, अब जैसे हम टूरिज्म है, हिमाचल की आप बात करोगे तो टूरिज्म पे हम थोड़ा अलग फॉर्म भी ले सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्षमता है। अब आप टूरिज्म पे पंजाब पे क्या लोगे या उत्तर प्रदेश में क्या लोगे? तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग क्षमता है, और उसी हिसाब से, लेकिन वो यूनिवर्सलाइज हो जाना और एक फॉर्मेट में हो जाना वो डेंजरस है। यही बात हम ज्यादा कहना चाह रहे हैं। जी, मौसम की भी मार रही है काफ़ी ज़्यादा। जो हमारा एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है उस पे भी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि क्योंकि गेहूं की जो पैदावार है, वो उपज है, वो उम्मीद के मुताबिक बहुत कम हुई है, और इसी वजह से जो देश में है वो आटे की कीमतें भी एकदम जो शूट अप हो गई थी। एक्सपोर्ट करने की जो बात थी उस पर भी सरकार का जो रुख है उन्होंने वापस ले लिया था। तो ये चुनौतियां देश के भीतर भी क्या केंद्र सरकार को काम नहीं करने दे रही है कि विपक्ष तो आलोचना करता ही है हर स्थिति में? देखिए, बात विपक्ष की नहीं है, बात है दरअसल गवर्नमेंट की मंशा की। आप प्रोक्योरमेंट देखिए, गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट कितनी की है। तो आप प्रोक्योरमेंट तो करोगे नहीं जी, और क्योंकि आप प्रोक्योरमेंट करोगे नहीं और फिर आप बोलोगे कि मौसम की मार है, वो तो होती रहेगी, कभी मार होगी कभी ज्यादा होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसीलिए तो गवर्नमेंट है ना, नहीं तो गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम कर सकते हैं, मतलब वही काम बड़ा अदानी भी कर सकते हैं या और बड़े ठेकेदार भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का काम ये है, इसीलिए तो ये पूरे हमारे मतलब संविधान के तहत हम लोगों ने बीच में ऐसी बफर सिस्टम बनाया कि भाई मान लीजिए, और इसीलिए हम लोग जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर पाए कि आप अनाज पैदा करोगे और उसकी गारंटी गवर्नमेंट ने ली कि हम ताकि सिक्योर करेंगे भाई, जहां अनाज पैदा नहीं होता है वहां अनाज हमने पहुंचाना है जी। लेकिन आपको मैं एक स्टार्टलिंग फिगर ये दे रहा हूं नेहा कि हकीकत ये है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ये जो बार बार कुछ अर्थशास्त्री चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इतनी मतलब ढीला ढाला रवैया है गवर्नमेंट का, वो वही स्थिति है आज जो विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की स्टैटिस्टिक्स की फिगर है जी। तो वो उनका ये मानना है कि देश पूरा हंगर की तरफ जा रहा है, और बहुत सारे राज्यों में, खासकर जो गरीब राज्य हैं जी, वहां पर सिर्फ एक समय का खाना लोग खा रहे हैं, कुपोषण का शिकार वहां पर हो बात की है। टिकेंदर, आपने हंगर की बात की है। 2021 का एक हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेरे पास है, जिसमें 116 देशों की सूची में जो भारत का नंबर है वो 101 नंबर है। यानी यहाँ पर भी जो लोग हैं वो 27.5 का जो फीसद है लोग वो भूखे यहाँ पर पाए गए। 2021 की ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या वजह है कि हम ये दावा करते हैं कि हम पूरे दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन देश में ये स्थिति बनी हुई है और पिछले साल की ये स्थिति है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नेहा, एक तो हम ये कोई दावा नहीं करते, ये हमारे मोदी जी दावा करते हैं, मतलब ये थोड़ा अलग करना चाहिए। देश ने कभी दावा नहीं किया है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि ये दावा करने में मास्टर सरकार है, मतलब ये दावा सरकार है। हर जगह पे दावा ठोको और फिर उसके बाद आप मतलब उसके हकीकत से भी दूर हो जाओ। बड़ी वजह ये है कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, जिसको हम सामाजिक सुरक्षा घेरा कहते हैं, और जिसमें सबसे अहम है हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसके तहत हम राशन बांटते हैं देश के अंदर, उसको सिस्टमैटिक ढंग से पिछले कई सालों से, और पर्टिकुलरली बीजेपी ने उसको लूज किया है, उसको ढीला किया है। और आज आप बहुत सारी जगह पर ये देखेंगे जहां पर राशन की दुकान पर सामान महंगा है और बाजार में वो सामान सस्ता मिल रहा है। तो वो क्यों वो राशन की सिस्टम को ही खत्म करना चाह रहे हैं, और क्योंकि उस सिस्टम को डाइल्यूट किया गया है, उसको
कमजोर किया गया है। इसलिए आप देखते हैं कि राशन जो कि मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए था, ठीक है किसी की क्षमता है वो नहीं लेगा, वो ना ले, तो वो ना कर करके उसको टारगेटेड किया गया पहले, और टारगेटेड में भी उसमें इस तरह के सिलेक्टिव वो लगाए गए कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और आज हम देख सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी हालत क्या बनी हुई है। और फिर ऊपर से आपने बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया जहां पर आधा टाइम तो अंगूठे ही नहीं मिलते हैं, और जो जरा खासकर जो कृषि मजदूर है, ऐसे में आपको हजारों केस बता सकता हूं जहां पर कृषि मजदूर गए हैं और उनका अंगूठा ही नहीं लगता है उस मशीन पर, तो वो बेचारे उतने को राशन उनका खत्म हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, प्लीज बात पूरी कीजिए, प्लीज बात पूरी कीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देखिए दो तरफ से, एक तरफ से तो वैसे ही मतलब जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो कम हो रही है, दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जानबूझ के वो विड्रॉ की जा रही है, ताकि ये जो क्षेत्र है जहां से मुनाफा नहीं कमाने की कोई सोच सकता था, यहां से भी बड़े कॉर्पोरेट्स को आज मुनाफा कमाने की बात हो रही है। और ये अनाज की फ्यूचर ट्रेडिंग की जा रही है, मतलब कमोडिटाइजेशन है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जीरे पे भी दाम लगता है, तो जीरा भी हम सोचते थे कभी, अभी फ्यूचर ट्रेडिंग में जीरा भी है, मतलब इस तरह से भी बहुत सारी चीजें हैं। तो या एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगी यहाँ पर मैं, और सवाल मेरे बाकी हैं, और ये भी समझना चाहूँगी कि क्या वाकई में जो सब्सिडी मिल रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वो खत्म हो जाएगी। टिकेंदर हमसे चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ है CPIM के वरिष्ठ नेता टिकेंदर पंवर। चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय थाली से जो पोषण है वो सरकता जा रहा है, भारतीय थाली पर महंगाई का बोझ क्यों दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। टिकेंदर, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, इस पर भी एक खबरें चल रही हैं कि सितंबर के बाद से हो सकता है कि ये मुफ्त अनाज बांटना बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार को सब्सिडी अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मतलब इससे ज्यादा तो हास्यास्पद कुछ बात ही नहीं हो सकती। अब इट्स रिडिकुलस, क्योंकि एक तरफ तो आप अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है, आई थिंक 12,000 करोड़ रुपया आप माफ किए हो बैंक्स का जी। ओके, तो मतलब जो बड़े कॉर्पोरेट का है, और तो वो तो सब्सिडी नहीं दिखती है, मतलब वो जो NPA बना और फिर उसके बाद उनको माफ कर दिया, लेकिन छोटा सा जो अमाउंट है वो अमाउंट अब वो भी गवर्नमेंट खत्म करना चाह रही है। और इसका जो जेनेसिस है, मतलब इसकी जो बुनियाद है वो वही है नेहा, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये सरकार बहुत ही प्रो कॉर्पोरेट है। और क्योंकि ये बहुत प्रो कॉर्पोरेट है, बड़े धन्ना सेठों की, मतलब छोटे बनिया भी नहीं, मतलब बनिया से तो बहुत ही किनारे हो गए अपने लोग, बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, और इसीलिए ये उनको मुनाफा देने के लिए जो भी पब्लिक स्पेंडिंग है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये अपने आप में उसको, देश को संकट में ले जाएगा, क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर खरीदने की क्षमता लोगों की घटती है तो वो उस पूरी अर्थव्यवस्था को संकट में डालती है। और आज यू मार्क माय वर्ड्स, एक्चुअली हिंदुस्तान में जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, के एक तरफ नहीं तो माना यह जाता है बेसिक अर्थशास्त्र में कि अगर इन्फ्लेशन है, अगर आपका मतलब मुद्रा, ये इन्फ्लेशन को हम इन्फ्लेशन ही बोलेंगे, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उससे मतलब वर्कर वेजेस भी बढ़नी चाहिए, उससे जो हमारे दूसरे लोग हैं उनके हाथ में भी ज्यादा पैसा आना चाहिए, तब तो वो उनकी क्षमता बढ़ती है। लेकिन हिंदुस्तान में स्टैगफ्लेशन है कि एक तरफ स्टैग्नेशन है, एक तरफ मतलब उनकी ना तो आय बढ़ रही है, ना रोजगार देश के अंदर बढ़ रहे हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन भी हो रही है। तो ये पैसा जा कहां रहा है, मतलब तो ये अपने आप में, जो मैं कह रहा हूं मार्क माय वर्ड्स, ये पैसा बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ धन्ना सेठों की जेबों में जा रहा है, जिसको फैसिलिटेट हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। और ये लिटरली मतलब आप ये लगाएं, रिसेशन में हम एंटर कर रहे हैं, मतलब क्योंकि तो इसलिए इसका संकट जो मैं कह रहा हूं ना, कि आप फिर जो बड़ा वो उत्पादन भी कर रहे हैं, खरीदने की क्षमता ही नहीं होगी। आप देखिए थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के डाटा पिछले उसमें आप हालत देखिए,
आप CMI की रिपोर्ट देखिए जो बेरोजगारी पर है, चिल्ला चिल्लाकर एक बात कह रही है कि भाई संभल जाओ अब, और अगर अभी भी नहीं संभलोगे तो एक बहुत बड़े रिसेशन में आप जा रहे हो। और वो रिसेशन से बाहर निकलना फिर बहुत ही एक चुनौती की बात होगी। ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो दरअसल इसको समझने को तैयार अभी भी नहीं है। एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है अब मंगलवार को टिकट दर की। क्या श्रीलंका में जिस तरह से आर्थिक संकट बना और वहां पर पूरा जो लोकतंत्र की नींव है वो हिल गई है, इसका कितना असर पड़ेगा? विदेश मंत्री ने हालांकि इससे इनकार किया, लेकिन ये ज़रूर आशंका जताई है कि थोड़ा असर पड़ेगा। ये थोड़ा असर क्या हम उस इनिशियल स्टेज पर फिलहाल देश के भीतर हैं जहां पर इन आर्थिक संकट पर, भारतीय थाली पर, महंगाई के बोझ पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार अनदेखा कर रही है? मुझे दरअसल इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि और किसने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अगर गवर्नमेंट ने बुलाई है तो अलग बात है जी, और अगर केंद्र तो सरकार की सर्वदलीय बैठक जी हाँ, लेकिन वो कितनी बैठक बुलाते हैं और कितना उसका सुनते हैं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। लेकिन मैं बोलने ही वाला था पिछला जब मैं अपनी बात कह रहा था कि ये जो स्टैगफ्लेशन है, मतलब स्टैग्नेशन, मतलब ठहराव क्या है, तो और साथ में इन्फ्लेशन, ये दरअसल रिसेशन को ले जाएगी। रिसेशन मतलब बुरा, इसको गिरावट की तरफ ले जाएगी। जी आपने कुछ शब्द इस्तेमाल किया रिसेशन के लिए जी। तो ये जो सर्वदलीय बैठक है, ये दरअसल मैं बोलने वाला था कि श्रीलंका की स्थिति की तरह ले जा सकती है, क्योंकि काफी सिमिलर कंडीशंस हैं। और पिछले दिनों हम लोग शिमला गए थे तो वहां पर बड़ी चर्चा आ रही थी कि साहब अपना टैंक फुल कर लो। हालांकि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं किसी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था, मैं तो साइकिल पे चलता हूँ वहां भी। तो वो बोल रहे थे कि अपना टैंक फुल कर लो भाई, नहीं तो पता नहीं ये तेल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो चिंता है, ये चिंता काफी गंभीर है यहाँ पर भी, और उसके कारण यही है, कारण ये है जैसे मैंने आपको शुरू से कहा कि जो उत्पादन हो रहा है उससे उसका उत्पादन की जो कंट्रोल है वो बहुत तेजी से, ऐसा नहीं पहले नहीं जाता था, पहले भी बहुत अमीर लोगों के पास जाता था, लेकिन फिर भी बंटता था। अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर कुछ ही लोगों की जेब में डालने की जो चेष्टा है इस गवर्नमेंट की, ये चेष्टा अपने आप में बहुत ही सुसाइडल है, ये घातक है लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। टिकेंद्र, एक और आरोप जो है विपक्ष लगाता रहा है कि देश में जो मिडिल वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो ही तेजी से जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, और जो स्थिति बनी हुई है उससे लग रहा है कि ये पूरा जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे समय के साथ, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगेगा इसे खत्म होने में, या तो सिर्फ अमीर रह जाएंगे, सबसे ज़्यादा अमीर, या फिर सबसे ज़्यादा गरीब। देखिए, ये थोड़ा जो इनके आंकड़े हैं, मतलब वो बात तो ठीक है, लेकिन वो बात भी इसी आर्ग्यूमेंट से आती है जो आर्ग्यूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन थोड़ा इनके आंकड़ों पे इतना ट्रस्ट करना भी मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने की जरूरत है, और एकदम से ये खत्म हो जाएगा ये कहना सही नहीं है। लेकिन ये तो बात सही है कि हम दरअसल जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, यूएस में उसको वर्किंग क्लास कहते हैं बाय लार्ज। मतलब जैसे हमारे टीचर्स है, हम उनको मिडिल क्लास बोलते हैं, टीचर्स भी वर्किंग क्लास का ही हिस्सा है वहां पर जी। तो वहां वो मिडिल क्लास नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सैंडविच्ड है क्लास। और हम इसलिए भी बोलते हैं कि मिडिल क्लास का एक चेतना है, वो चेतना ये रहती है कि पांव तो उसके रहते हैं दलदल में, लेकिन दिमाग रहता है आसमान में। तो मतलब वो अपनी EMI उमाई में सारी जिंदगी काट देते हैं, लेकिन वो हमेशा ख्वाब देखते हैं कि कभी वो भी अपना प्राइवेट जेट लेंगे जी। तो मतलब इसलिए वो उस पे असर तो पड़ेगा ही, और वो तो हम देख ही रहे हैं कि वो यहाँ पर भी जो वो स्क्वीज हो रही है, और बहुत बड़े सेक्शन जो है वो दरअसल यहाँ पॉपुलराइजेशन हो रही है। नेहा, यहाँ बात क्या है कि यहाँ वो वर्किंग क्लास में नहीं जा रही है जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन वहां पॉपुलराइजेशन मतलब वो गुर्बत की तरफ जा रही है, और उसमें बहुत सारे सेक्शन जिसके रोजगार छीने गए पैंडेमिक के दौरान, या ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस का है। लेकिन कैसे ये एग्जैक्टली अनफोल्ड होगा, मुझे लगता है थोड़ा समय देखना पड़ेगा, इस समय के बाद हम इसको देख सकेंगे।
टिकेंद्र, एक और बात जो निर्मला सीतारमण जिसकी दुहाई देती रहती हैं कि टैक्स चोरी बहुत हो रही थी इसलिए ये करना पड़ा, और सभी राज्य जो थे वो सहमत हुए कि हाँ टैक्स चोरी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए इन फूड आइटम्स पे या फिर जो अन्य सर्विसेज हैं उस पर भी जीएसटी लगानी पड़ी है। अस्पताल में अगर 5,000 प्लस किसी कमरे का किराया है तो उस पर भी है, कुछ जो चिकित्सीय उपकरण है उस पर भी जीएसटी लगाया गया है। तो ये कहा जा रहा है इन सब जगहों पे टैक्स चोरी बहुत हो रही थी। तो क्या देश की ऐसी स्थिति रही है कि टैक्स चोरी रोक कर ही जो है कमाई ज़्यादा हो पाती है सरकारों की? देखिए, मतलब ये अपने वंस अगेन मतलब एक अपने आप में मतलब बहुत ही मजाक वाली बात है कि आप टैक्स चोरी के लिए जीएसटी लगा रहे हो। मतलब आप ये कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। आप इससे कर क्या रहे हो कि बहुत सारे जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा जो काम करने वाले थे, उनको आप दरअसल मार्केट से उखाड़ के फेंक रहे हो। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ, और शिमला से वो एग्जांपल बता सकता हूँ जिस शहर से मैं हूँ, कि आपका जो मिठाई के डब्बे बनो, क्योंकि मैं पर्सनली उस दुकान को जानता हूँ, तो जिससे वो मिठाई के डब्बे लेते थे जी, और वो मिठाई के डब्बे जिससे लेते थे वो क्योंकि टैक्स नेट में पहले नहीं आते थे, और इसीलिए वो मतलब उनके पास ये क्षमता थी कि वो कई जगह से उसको खरीद सकते हैं। और मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो एंटरप्रेन्योर थे, पर्सनल लेवल पे फैमिली उसको एंगेज करते थे। लेकिन एक बार जीएसटी लगने से, कि आप जीएसटी लगेगा उस पर भी, आपने फोर्स किया कि बाकी मार्केट से सब उड़ जाएंगे, सिर्फ जिसकी क्षमता है जीएसटी के नेट में आने की। और हम जानते हैं कि बड़े बड़े मतलब होटलियर्स जो हैं बड़े बड़े, उनकी भी बैंड बज गई है उसके जीएसटी को अभी उसको अडेप्ट करने में। तो आपने दरअसल एलिमिनेट कर दिया है। तो ये टैक्स चोरी का क्वेश्चन नहीं है, ये छोटा जो मैंने कहा, इसके बानिया ही समझ लीजिए आप बेचारे, चाहे वो हम कास्ट से नहीं कहेंगे लेकिन प्रोफेशन से वो जो काम करते हैं उसको एलिमिनेट करने की तैयारी है, उसको आस्ता आस्ता वहां से उखाड़ने की तैयारी है। और वो हम देख रहे हैं, इसलिए तो कुछ ही लोग बचेंगे ना ये काम करने के लिए, बाकी लोगों को पूरा किनारे करेंगे। वो क्या करेंगे वो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में। वो इतना बड़ा जो इनफॉर्मल सेक्टर क्रिएट हो रहा है देश में, उसका कितना असर कहाँ पड़ेगा अभी मालूम पड़ेगा। जी, एक और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं टिकेंद्र, और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया है उस पर एक सवाल मेरा है कि ये अगर मिठाई के डब्बे बनाने वाले, जिससे कई बार सरकारें कहती हैं कि स्वयं सहायता ग्रुप जो होती है वहाँ पर भी बनाए जाते हैं, तो क्या इन पर भी इतना बड़ा असर पड़ेगा? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, हमारे साथ है सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता टिकेंद्र पंवर। टिकेंद्र, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे मन में एक सवाल ये आया था जब आपने कहा था कि मिठाई के डब्बों को भी जो है वो जीएसटी के दायरे में ला दिया, इसलिए सिर्फ जो बड़े व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वही इस चीज़ को झेल सकते हैं और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगे। कई बार हमने देखा है कि खबरों में भी आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो प्रमोशन मिलती है सरकारों की तरफ से, वहाँ पर छोटे स्तर पर ही ये मिठाई के डब्बों के बनाने के भी काम आते हैं। तो क्या इनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये कितना सस्टेन कर पाएंगे? सरकार अपनी ही प्रमोशन को कितना खुद ही झटका दे रही है इन सब चीजों से। आपके सामने ही मैंने उदाहरण दिया है, और ये उदाहरण मेरा मनगढ़ंत उदाहरण नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अनुभव से कुछ हमारे जो दोस्त लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद मुझे भी मालूम पड़ा है। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी। तो आपके सामने ही है कि दरअसल ये जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं जी, ये एक दिखावा है। ये दिखावे से अलावा कुछ भी नहीं है। और उस एम्बिट में कितने लोग आ पाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल होगा। आई विश कोई इस पे रिसर्च आए कि मान लीजिए 100 स्टार्टअप हुए, और जैसा आपने सब बीच में एक शब्द दिया सस्टेनेबल, कि कितने सस्टेन करेंगे, ये थोड़ा समय बताएगा। लेकिन ये दिख रहा है कि ये सस्टेनेबल मेथड ही नहीं है। हाँ, आपको तो थोड़ा लिबरल एटमॉस्फेयर में काम करने की जरूरत है। ये तो और भी बड़ा लाइसेंस राज हो गया है आज के टाइम में। जो पुराने जमाने में आपको याद है लाइसेंस राज को बहुत गाली दी जाती थी कि भाई हर चीज लाइसेंस इंस्पेक्टर आएगा। अभी तो ये बहुत खतरनाक लाइसेंस राज हो रहा है, मतलब जो जीएसटी का हमला है जी, और उनकी नॉन कंप्लायंस है।
और मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा, अगेन मतलब हमारे वही कि कैसे पैसा लोगों की जेब से निकाला जाता है। तो वैट और जीएसटी में परिवर्तन होने से एक बड़ा शोरूम, जो मेरे शहर शिमला से मैं उदाहरण देता हूं आपको, क्योंकि मैं जानता हूं वहां तकरीबन हर आदमी को जी। तो वहां पर एक बड़ा शोरूम चलाने वाले मतलब वो ये कह रहे थे कि पहले हम वैट खुद भरते थे, अभी जीएसटी उनके भरने की बस की बात नहीं है। तो वो जीएसटी को भरने के लिए और उसकी कंप्लायंस करने के लिए सालाना जो फीस देते हैं वो करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए देते हैं अपने जीएसटी के एडवाइजर को। तो आप लगाए अगर वो 1.25 लाख 1.5 लाख पहले उन्हीं के ही पास रहता था और उन्हीं के ही घर में वो अलग कंजम्पशन गुड्स पे जाता था। अभी वो पैसा उनकी जेब से निकलकर कहां जा रहा है? किसी और के पास। अभी उनके पास तो क्षमता है, वो दे सक रहे हैं, लेकिन बाकी जो मार्केट में है ऐसे जो हमारे बनिया लोग हैं बेचारे, जो बीजेपी के हमेशा सपोर्टर, में बार बार इसलिए शब्द ले रहा हूं कि बेचारे वो बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्टर्स रहे सारी जिंदगी। तो अब उनसे आप पूछिए कि उनकी क्षमता है वो कि नहीं, और इसलिए वो हमेशा एक ऐसे सर्वेलेंस राज में फंस रहे हैं कि जहां पर कभी भी उनकी गर्दन मरोड़ के बोल सकते हैं कि देखिए भाई आपने ये गलती की है और इस गलती में आप। तो ये दरअसल प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस उनको मार्केट से एलिमिनेट करने का है, ताकि बड़े लोग रिटेल में और बड़े लोग मतलब सर्विस डिलीवरी में आए और बाकियों का इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हाथ में वो बड़े कॉर्पोरेट कमा सकते हैं। दरअसल ये बुनियादी मंशा है जो हम देख रहे हैं, जीएसटी का फॉलो आउट भी होने वाला है। जी। एक मूडीज की जो रिपोर्ट है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उसने ये भी कहा है कि कोविड आउटब्रेक से पहले भी जो भारत का जो फिस्कल स्पेस है वो इतना ज़्यादा नहीं था कि वो इन चुनौतियों को झेल सकता था, और यही वजह है कि जब ग्लोबल चैलेंजेस सामने आए तो इंडिया जो है इन चुनौतियों को झेल नहीं पा रहा है। तो 2014 के बाद से ही जो नीतियां रही हैं केंद्र सरकार की वो सही नहीं रही हैं, उसके बावजूद जो गलतियां हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना ही सुधारने की कोई बहुत बड़ी जो है कोशिश नजर आई है। टिकंदर, मैंने नेहा जो आप बात कर रहे हो, ये मैंने शुरुआती बात यहां से की है। मतलब इफ यू जस्ट रिकैप्चुलेट मैंने क्या बात कही है, मैंने बात एग्जैक्टली वही की जो आप कह रहे हो कि फिस्कल स्पेस एक्चुअली श्रिंक कर गया था और वो श्रिंक इसलिए भी कर गया था क्योंकि ये जो बहुत समय से हम लोग खासकर 1990 के बाद से जो हम पॉलिसीज लाए हैं जिसमें ये दिखाया गया कि उस वक्त क्या था, ग्रोथ तो थी, मतलब 1990 के बाद से अभी इतना समय नहीं है कि हम उस डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन उसमें कम से कम ये था कि आपने ग्रोथ दिखाई। लेकिन उस ग्रोथ के साथ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही थी जो लोग उस वक्त नहीं समझ रहे थे कि आपका जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, आप 8%, 9%, 10% पर भी जा रहे हो, लेकिन जो ग्रोथ है वो पहले थी जॉबलेस और फिर थी जॉब लॉस। तो मतलब आप एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ टिकंदर, मैं पहले उनका क्या कहना है इस मसले पर। जी प्लीज अपना नाम बताइए हमें पहले। जी नेहा जी, मेरा नाम मुकेश भास्कर है जी, और मैं कैलिफोर्निया से मैंने आपको कॉल किया है। जी जी मुकेश जी, बहुत बहुत जी, आप प्लीज अपनी बात रखें। जी, अब हमें तो पहला तो मुझे यही कहना है कि आपके इस स्टेट टॉक में थोड़ा चेंज देख के, थोड़ा ब्रेक देख के, थोड़ा फ्रेशनेस देख के अच्छा लगा, तो हम इसलिए कॉल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैगनेस हो जाती है तो तुम हाँ जी, थोड़ा अच्छा लगा है तो हमने सोचा चलिए हमें एनकरेज करना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए जी। तो इसलिए ये हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं थोड़ा जी। तो इसमें मुझे देखिए थोड़ा सा ये कहना है, मुझे किसी से कोई यहाँ शिकायत नहीं है। ये जो आपने गेस्ट को बुलाया हुआ सीपीएम क्या पता नहीं, ये पार्टी हमने तो किसी भारत के किसी मैप पे भी बेचारे लिए लोग हैं कि नहीं कुछ पता नहीं, ये तो वैसे शिमला से बता रहे हैं, बट एनीवे दैट इज उनका है। लेकिन हमें पूरे जब अगर हम सिर्फ यही देखें, हमें अगर कुछ और पता ना हो ना तो मुझे लगता है कि लगेगा कि सुबह मुझे रोटी नहीं मिलेगी, पता नहीं भूखे मर जाएंगे लोग, क्या हो जाएगा जी। लेकिन कहीं देखिए कुछ नहीं हो रहा है, दुनिया देश कहां से कहां पहुंच रहा है, थोड़ा इनको देखना होगा कि कहां वर्ल्ड पावर बन रहे हैं, दूसरों को कितना वो आप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, चाहे ट्रांजेक्शन हो, खाने हो, और
आप कंपेयर कर रहे हैं श्रीलंका से, लेकिन श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, क्या हाल है उनका। लेकिन क्या हमें खुद को पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहिए? क्या हमें खुद को पाकिस्तान से तुलना करनी चाहिए? पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, वो अपनी गलतियों की वजह से गुजर रहा है। लेकिन हम तो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो फिर क्यों हमारे देश के भीतर जो फूड आइटम्स है उनको जीएसटी के दायरे में लाया गया? गरीबों का क्या होगा? 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात मैंने की मुकेश जी, और अगर आपने मुझे सुना होगा तो यहाँ पर 116 देशों की लिस्ट में भारत का जो नंबर है वो 101 नंबर है। क्या कहेंगे? जी जी, देखिए वो 101 नंबर है, ये अभी नहीं हुआ है, ये हमारे ये जो पहले से चला आ रहा है। ये जो अगर हमारे आप अपनी कंट्री की आप इकोनॉमिक कंडीशन देखें, यहाँ की पॉपुलेशन देखें, यहाँ का माइंड सेटअप देखें और इन पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग देखें, आपको जवाब मिल जाएगा। सिर्फ हमें यही देखिए, हमें ये नहीं कहना कि क्योंकि वहाँ ये हो रहा है श्रीलंका में, हम उनको तो देखेंगे ही नहीं, बिल्कुल देखेंगे, कंपेयर करेंगे। उनके होते हुए भी हम यहाँ एडवर्स कंडीशंस होते हुए भी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम अपने को ही हमें नोचते रहना है, दूसरों को देखना ही नहीं है, अपने प्लस पॉइंट को भी नहीं देखना, अपनी वीकनेस को हम देखना नहीं चाहते। ये देखिए, लोगों में ये बात बंद होनी चाहिए। उनको कहना होगा कि नहीं, ये बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हमारी शुरू से चली आ रही हैं, और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये जनता को उठने नहीं दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। आप और हम ये देख रहे हैं रोज, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, पूरा तो इनको पता भी नहीं है। अगर थोड़ा भी वाइड एक्शन से बोले, लोग इतने डिस्करेज नहीं होंगे, वो लोगों को ठीक बताना नहीं चाहते, ये अनाउंस ठीक करना नहीं चाहते। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भारत में कोई आग नहीं लग रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक पिक्चर एक ढंग से दी जा रही है कि पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगी मुकेश जी, क्योंकि समय हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहूँगी, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है। मुकेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप दर्शक होने के नाते आपने अपना फीडबैक दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टिकेंद्र जी, आपने देखा कि मुकेश जी जो हैं वो कैलिफोर्निया से उन्होंने हमें फ़ोन किया और वो कह रहे हैं कि भारत ग्रो कर रहा है, जनता को गुमराह करने का आरोप आप पर लगा है विपक्ष की भूमिका के रूप में। नहीं, मतलब मुझे बड़ी प्लेजेंट फीलिंग है कि अगर उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो तो कैलिफोर्निया से देख रहे हैं, हम तो भारत को भारत से देख रहे हैं जी। तो इसलिए कैलिफोर्निया की नजर से ना देखें और भारत को भारत की नजर से देखें तो बड़ा साफ नजर आ जाएगा कि ऐसे ही वो किसानों का आंदोलन नहीं हुआ पूरे साल भर के लिए जी। और जब लोग अपने घर बार छोड़ के और करीब 600-700 लोग शहीद हुए। लेकिन ये जो कंपैरिजन की बात है साहब, आप इनको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये तो ऑल पार्टी मीटिंग जैसा आपने कहा गवर्नमेंट ने बुलाई है श्रीलंका क्राइसिस को लेकर, और लास्ट में रोकना पड़ा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि हमने कोशिश की ये समझने की भारत में ये चुनौतियां क्यों हैं, भारत की जो थाली है उससे क्यों जो पोषण है जो कम होता जा रहा है, क्यों और जो फूड इंडेक्स की आपने बात कही, मतलब ये मालूम होना चाहिए, ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर अपनी गलती हम माने। बिल्कुल, हम पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे हैं, मतलब पाकिस्तान से शायद थोड़ा ऊपर है, नेपाल से भी नीचे है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी टिकेंद्र। हमारे एक और कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम रह गया हमारे पास स्ट्रेट टॉक में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जनता से जुड़े ऐसे ही सवाल हम आपके सामने लेकर आते रहे, और दर्शकों से भी हमारी लगातार अपील है कि वो समय रहते हुए ही हमें संपर्क करने की कोशिश करें ताकि आपकी बात स्ट्रेट टॉक में सीधे लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये समझ में आए कि क्या वाकई में विपक्षी जो दल है वो उनको गुमराह कर रहे हैं। अगर गुमराह करें तो आप अपनी आवाज़ किस तरह से उठा सकते हैं। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।